पोटेंशियल एनर्जी की बात हमने कर ली थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो नेगेटिव में मैंने आपको बताया था माइनस टाइम्स, एक तो ये था कि माइनस टाइम्स जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। एक तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला बताया था और एक दूसरा फार्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी का मैंने बताया था आपको वो क्या था, U इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जेड स्क्वायर ई रेज टू दी पावर 4 ऐसा करके बताया होगा अपॉन 4 इप्सिलॉन नॉट एच इसका स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर एम। एक फार्मूला मैंने ऐसा बताया होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इन दोनों के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये और एक चीज आपको ये समझना है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, अगर इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को K से करते हैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी U प्लस K के इक्वल होगी। और हमेशा जो टोटल एनर्जी होती है, मतलब जो E होती है और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, लेकिन बस काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है और टोटल नेट एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर पोटेंशियल एनर्जी में और टोटल एनर्जी में रिलेशन देखा जाए तो टोटल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स होती है पोटेंशियल एनर्जी की। सॉरी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो दोनों साइन में ऑपोजिट ही होते हैं, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब जो E होगा, ये हो जाएगा इसका डबल। मतलब हमको जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये 2 टाइम्स E होगा। समझ रहे हो ना? इसका मतलब कौन ज्यादा है, ये। और अगर साइन के साथ देखेंगे तो आप कहेंगे कि जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, दोनों नेगेटिव होती हैं, बस टोटल एनर्जी क्या होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है, या पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होती है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी इट विल बी, या E की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी आपकी U/2, ऐसा भी। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन ये होगा कि ये भी इसका हाफ होगी, मतलब ये डबल होगा जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका, लेकिन ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो ये ध्यान रखना कि ये नेगेटिव होगा और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो ये कुछ बातें जो आपको मोटा मोटा ध्यान होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होना चाहिए। नोट करिए इसको। अब इस फॉर्मूले को हम इसमें, ये जो मैंने बताया आपको, अगर इसको इसके साथ कोरिलेट करते हैं इन दो फार्मूलों के साथ, तो आप ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी आपको ये पता है और इसके साथ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, रिलेट करेंगे। मतलब E अगर है ये हो जाएगा आपका U प्लस K, और U की वैल्यू ये है, तो हमने कहा कि E जो होगा वो भी साइन में ऐसे ही होगा, बस इसका हाफ होगा। मतलब E जो होगा वो U/2 होगा। तो U कितना है, चाहे ये वाला U देखें चाहे ये वाला, दोनों के फॉर्मेट में अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसके फॉर्मेट में लिखेंगे तो इट विल बी माइनस ZE² अपॉन, जहां पर 4 पाई है, जब इसको हाफ करेंगे तो
तो ये हो जाएगा 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव टाइम्स जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक तो ये फार्मूला लिख सकते हैं, ये टोटल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी से ही आप देखेंगे कि सारे फार्मूले हम बना देंगे। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का एक ये भी फार्मूला है, तो इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखेंगे टोटल एनर्जी को। तो ये हो जाएगा आपका E = U/2, और U की फिर ये वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 करके U की ये वैल्यू रखेंगे, तो नेगेटिव आगे लगा लेते हैं, ये -12, और ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा Z² E⁴ m अपॉन, जहां पर 4 था एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n² x², ऐसा होगा। ठीक, मतलब इसको पूरा अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा -Z² E⁴ m अपॉन, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n² x², ये चीज आ जाएगी। ये भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर ये दो चीजें जान गए हो तो काइनेटिक और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये पता हो गई है। तो काइनेटिक भी मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी टोटल एनर्जी के, बस इसका क्या होगा, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव नेचर का होगा। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इस वजह से मैंने पॉजिटिव लिख दिया। मतलब यहाँ का नेगेटिव हटा देते हैं, या आप ऐसा लिख देंगे कि K माइनस टाइम्स E हो जाएगा। तो E तो माइनस में होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो टोटल एनर्जी को ही लिख देते हैं, बस नेगेटिव साइन हटा देते हैं। तो यहां से देखेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा Z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या इसी को हम ये लिख सकते हैं, ये भी लिखेंगे, बस वही नेगेटिव साइन हटाएंगे, तो Z² E⁴ m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h², ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी। अब इस फार्मूले में रखोगे तो ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। अगर आप देखें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे तो ये E आना चाहिए ऐसा, और ऐसा आता है। जब आप U+K रखेंगे तो आप देखेंगे, या यहाँ से अगर हमने U बताया इसमें से K इसको माइनस कर दें, U - E कर दें तो K आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज ये देख पा रहे होंगे कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है, ये जो E की वैल्यू है टोटल, इससे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, इसमें से क्या करके, माइनस करके। तो दोनों तरीके से वही आएगा। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि ये रिलेशन आपको कैसे पता है कि काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ ही होगी और पॉजिटिव में ही होगी। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इस फार्मूले से भी, जो काइनेटिक एनर्जी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², आप इसको लगाएंगे, हाफ लिखेंगे, m लिखेंगे और v² की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे जो कल मैंने निकाली थी वेलोसिटी का टर्म्स, तो आप देखेंगे कि ये वेलोसिटी वही आएगी। ठीक है, और ये वही आएगी, तो आप इस पे अगर इसको लिखेंगे तो ये एग्जैक्ट यही वैल्यू आके वहां पर फॉर्म होगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो भी करके हम दिखा दें, नोट कर लीजिए इसको, फिर बताते हैं। हो गया, जैसे देखिए ये एनर्जी मैंने बताई आपको, और काइनेटिक एनर्जी मैंने इतना बताया कि प्लस में होगी। तो आप इसको अगर वैल्यू के साथ लिखेंगे देन इट विल बी हाफ mv², और वेलोसिटी की वैल्यू मैंने कल क्या बताई थी, v = n, और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में हमने बताई थी, अगर याद हो आपको क्या बताया था, E² m अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट n, और z भी रहा होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक बार जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिए हमने कहा था जो mv स्क्वायर अपान r होगा ये किसके इक्वल होगा, जेडी स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के, ये r से r कैंसिल हुआ था, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई थी, ये हो जाएगी आपका जेडी स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, ये बताया था। और अगर b करेंगे तो इतनी वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगी। और दूसरा मैंने कहा था कि जो एम बी आर होता है ये होता है एन एच अपान 2 पाई, और यहां से आपको क्या करना है, r की वैल्यू को वेलोसिटी के फॉर्मेट में रख देना है। तो r यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा एन एच अपान 2 पाई m इंटू वी, ठीक है। तो यहां जब मैंने रखा था तो ये v स्क्वायर था, ये हो जाएगा जेडी स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और r की ये वैल्यू यहां से रखेंगे तो r हो जाएगा एन एच, ऊपर जाएगा तो 2 पाई m इंटू वी, और इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, और इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका v, यहां से v की वैल्यू देखोगे, r की वैल्यू मैंने सही रखी है 4 पाई, एन एच अपान 2 पाई रखी है, तो ये आपका एन एच अपान में ऊपर जाएगा तो ये 2 पाई m इंटू बी, और b से b कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर, क्यों, अपान में ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो अपान में हो जाएगा 2 एन एच 2 एप्सिलॉन नॉट n इंटू एच, ऐसा ही तो आएगा, ठीक, क्लियर। इतना आ गया ये। तो आप ये देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी तो ये होगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो के को लिखेंगे हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आप यहां से पाएंगे कि ये हो जाएगी हाफ एम, और वी की जगह ये वैल्यू रख के इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो v की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो यह जाएगा जेडी स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच लाइक दिस, और यहां से काइनेटिक एनर्जी देखेंगे कि हो जाएगा हाफ m, इसका स्क्वायर करोगे तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये e पावर 4 हो जाएगा, अपान ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो मैंने इससे पहले बताया था बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएगी, ये आ जाएगा जेड की पावर 2 ई रेज टू दी पावर 4 m अपान ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका e स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू दी पावर 4 m अपान में क्या हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। तो किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर रहेगी, नोट करिए इसको, हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ये तो बात हो गई टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की होगी डिफरेंट सेल में एटम के लिए, तो जैसे ये कोई एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इसका रेडियस r है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी एनर्जी कितनी होगी ई, तो आप बोलोगे कि ये माइनस में होगी और नेगेटिव होगी, इसका मतलब इससे ये अट्रैक्ट हो रहा है, तभी तो ये होल्ड किए हुए इसको। और ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी z स्क्वायर ई की पावर 4m, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपान में ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर, या आप यहाँ h स्क्वायर n स्क्वायर ऐसा लिख देंगे इस तरीके से। क्लियर? अब यहां पर बोर ने ये कुछ बातें बताई थी कि ये अलग अलग सेल में ये जो इसकी वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, n पे डिपेंड करेगी। और अगर ये n पे डिपेंड करती है तो n पे 1/n स्क्वायर के फॉर्मेट में डिपेंड करेगी। अगर हम n की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप सोचोगे कि बढ़ती कैसे जाएगी, अगर हम n को बढ़ा रहे हैं तो n को इंक्रीज करने पर e कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि किसी चीज का जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वो वैल्यू घटती है। तो ये इसके डिनोमिनेटर में है n, मतलब हर में है, नीचे है, और इसको बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होगी। लेकिन नेगेटिव आगे लगा हुआ है, नेगेटिव के साथ कम होने का मतलब ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। -10 और -8 में -8 बड़ा होगा। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा समझना है कि एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है किसी भी चीज की स्टेबिलिटी क्या करती है, नेचर का नियम है। एनर्जी के साथ जो रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, विशेष करके किसी भी चीज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर वो बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी उस चीज की क्या करेगी, घटेगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की या किसी भी पार्टिकल की वो डिक्रीज कर रही है, घट रही है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, स्थायित्व उसका बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और आपको फिर से बताया मैं, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि वहां पर लगने वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्शन है, और अगर फोर्स रिपल्सन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव में आएगी। अब जैसे अगर आपसे किसी ने कहा कि इसका नंबर ऑफ z इसका जो है वो सेम है, z की वैल्यू क्या है, सिमिलर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक मास, रेस्ट ऑफ थिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट द n। अगर इसका नंबर ऑफ सेल हम बदल दें, मान लेते हैं कि ये n1 है और एक दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके नंबर की बात करें कि वो n2 है, सेम एटम के अलग अलग ट्रांजिशन की अगर हम बात करते हैं तो इनको डिफरेंट एनर्जी लेवल कहते हैं। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल में इनकी एनर्जी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे E की बात करते हैं तो फर्स्ट सेल की अगर एनर्जी को हम E1 से बोलते हैं तो E1 जो होगा वो जाएगा माइनस टाइम्स z स्क्वायर e की पावर 4 m अपान 8 एप्सिलॉन नॉट s स्क्वायर, ये n1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे दूसरी सेल की बात करते हैं, अभी भी z वही है, तो आप ये बोलोगे कि ये माइनस हो जाएगा z स्क्वायर e रेज़ टू दी पावर 4m अपान 8, ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, हाँ स्क्वायर था ना एप्सिलॉन नॉट में, ये हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा h स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका n2 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सेल बढ़ रही है, नंबर इसका बढ़ रहा है, और m जो है मैंने बताया था ये क्या है, इंटीजर है, होल नंबर है 1 2 3। तो जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ रहा है, इसका बढ़ने का मतलब इसकी नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है। तो ये हायर एनर्जी लेवल पे है और ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल पे। ऐसे जो इससे बाहर इलेक्ट्रॉन होगा वो और हायर एनर्जी लेवल पे होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं, जो हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हैं वो कभी अगर लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो वो एनर्जी को रिलीज करके तब आते हैं, या लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा या हायर ऑर्बिट में जाएगा, हायर ऑर्बिट या हायर एनर्जी की ऑर्बिट में, तो वो उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन रेगुलर चलते रहते हैं, इन्हें आगे स्पेक्ट्रम के नाम से हम पढ़ेंगे।
और हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की बात आगे करी गई है। एक तो ये बेसिक चीज आपको समझनी है। सेकंड चीज ये है कि अगर एटम का जेड बदलता रहे, एन सेम रहे, तो यहाँ पर ये Z1 अलग होगा, किसी एटम का Z2 क्या होगा, वो अलग होगा। ये सारी बातें। इसके बाद हमको जो यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अगर हम E2 माइनस E1 करें, यहाँ पर क्या करें, डिफरेंस करें अलग अलग एनर्जी लेवल के लिए, तो आप ये पाएंगे कि डेल्टा E जो होगा, जो एनर्जी डिफरेंस होगा, डेल्टा E, अब ये N1 का E1 का मतलब सिर्फ इतना है कि जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिट है वो कोई जरूरी नहीं कि पहली सेल हो, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी। और E2 का लिखने से मतलब ये है कि ये हायर एनर्जी लेवल का है, तो डेल्टा E का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज E2 माइनस E1, ठीक है। और जब E2 माइनस E1 करेंगे आप तो क्या आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी नेगेटिव टाइम्स, अगर E2 की बात करते हैं इट विल बी माइनस Z² e⁴m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², और ये हो जाएगा आपका N1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस करेंगे इसको, और E1 की वैल्यू नेगेटिव में है ही है, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस टाइम्स Z² e⁴m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² N1 स्क्वायर। ये कट तो नहीं रहा, दिख रहा है। अब इस डेल्टा E को इधर, इस डेल्टा E को अगर हम लिखना चाहें तो आप देखेंगे ये माइनस टाइम्स Z² e⁴m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², ये N1 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी वेरी सॉरी, अरे ये पहले E2 लिखा है तो ये N2 का स्क्वायर होगा, क्यों है, ये क्या हो जाएगा, N2 का स्क्वायर हो जाएगा, और वो E1 लिखा हुआ है तो N1 का स्क्वायर होगा, तो ये फिर से वही N2 का स्क्वायर होगा, और ये माइनस और माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इट विल बिकम प्लस। अरे आया समझ में नहीं, इस माइनस से इस माइनस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा Z² e⁴m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² N1 स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा, तो इसको आगे कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं, तो यहां से जो डेल्टा E आएगा ये हो जाएगा Z² e⁴m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² N1 स्क्वायर, और माइनस Z² e⁴m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² N2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा E की वैल्यू आप देखेंगे तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस चीज को कॉमन ले रहा हूं, किसको, Z² को e⁴ को और m को ऊपर से, और नीचे 8 कॉमन ले रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर को और h के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो इसके ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इस फार्मूले को समझ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। तो यहां से डेल्टा E की जो वैल्यू आएगी, ये डेल्टा E जो होगा, अब डायरेक्ट इसको हम ये लिख सकते हैं कि Z² e⁴m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये है डेल्टा डेल्टा E, एनर्जी जो ट्रांजिशन होगी ये। और आप जानते हैं जब भी एनर्जी इमिट होती है, एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन,
जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच का, दो डिफरेंट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच में ट्रांजिशन होगा। जैसे हम ऐसा मानते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये इसकी N1 इज इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल है और ये क्या है, N इज इक्वल टू 2 सेकेंड सेल है। कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां या यहां से यहां ऊपर जाता है तो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ये रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा, या इसको एब्जॉर्ब करेगा। जब इससे पहले हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहे थे तो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उस स्पेक्ट्रम में मैंने ये बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं इनके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जोन इन द सेंस जो आपका विबग्योर का जोन है, जो अल्ट्रावायलेट का कुछ जोन है, जो इंफ्रारेड का कुछ जोन है, उनके ओरिजिन के लिए आपके बुक में भी लिखा है। मैंने भी बताया था कि जो उनकी ओरिजिन होती है, उनकी ओरिजिन कैसे होती है, वो ओरिजिनेट करते हैं बाय द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द लोअर सेल। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है। अगर हम मान लेते हैं कि जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये इमिट करता है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, ठीक है, तो उस एनर्जी को जो इमिट करेगा वो इसी के इक्वल होती है, डेल्टा ई के इक्वल होती है। या इसी डेल्टा ई को अगर हम ई कहते हैं, और आप जानते हैं एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो ये जो होता है ई, इसी को आगे हम पढ़ेंगे कि इसी को हम, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू है तो ई को हम एच न्यू कहते हैं, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। या इसी ई को हम और क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है नीचे, इसी को न्यू जो होता है वो सी बाई लेमडा होता है, तो इसी को हम एच सी अपान लेमडा भी कह सकते हैं। तो यहां से अगर दो एनर्जी लेवल हमको पता हो जहां से ट्रांजिशन होता है, तो उस एनर्जी का अमाउंट हम फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हमको ये पता हो जाएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, मतलब हायर एनर्जी लेवल से नीचे आएगा या लोअर एनर्जी लेवल से ऊपर जाएगा, तो किस टाइप की वेवलेंथ को रिलीज करता है, मतलब इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, ये यहां से हम इसकी लेंथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। इसका मतलब अगर इसको हम एच सी अपान लेमडा के बराबर रख देते हैं कि ट्रांजिशन, या इसको हम एच न्यू के बराबर रख देते हैं, तो इस फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आ जाएगा, वेवलेंथ में रिलेशन आ जाएगा। तो वो आपको हमको निकालना है, फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकालना और वेवलेंथ में, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए। तो यहां से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम एनर्जी की बात करते हैं डेल्टा ई की, तो अभी डेल्टा ई हमने ये निकाला कि ये नेगेटिव टाइम्स क्या होगा, सॉरी चेंज था, तो ये होता था आपका जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम अपान 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये 1 अपान n1 स्क्वायर था माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ये अब अगर इस डेल्टा ई को हम क्या लिख देते हैं, इट विल बी h इंटू न्यू, ऐसा। तो यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि h न्यू जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपान 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये यहां से जो फ्रीक्वेंसी का एक टर्म आएगा न्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपान 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर था, एक एच और आएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एच क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा, और ये 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। देखिए इस बार एटॉमिक फिजिक्स से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। रीजन इज दैट
कि आपके न्यूक्लियर फिजिक्स से बहुत सारे टॉपिक को कम कर दिया गया, रेडियो एक्टिविटी कंप्लीटली कम कर दिया गया, उसमें से काफी टॉपिक को कम करा गया इस बार। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा एमिशन इन सब चीजों को हटाया गया है, कुछ बाइंडिंग एनर्जी के भी पोर्शन को हटाया गया है। तो ज्यादातर पोर्शन जो बचे हुए हैं वो एटम्स में हैं आई थिंक, क्योंकि इसमें डिलीशन नहीं है ज्यादा, तो यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। एक तो ये फ्रीक्वेंसी का टर्म हो गया। दूसरा आप जानते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इट विल बी सी अपॉन लेमडा, अगर आप जानते हो तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। लेमडा इज वेवलेंथ और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी सी, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। एक तो ये फार्मूला होता है। इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं, आगे भी बताएंगे, पहले यहां से हम ये रिलेशन निकाल लेते हैं कि न्यू को हम क्या लिख दें, सी बाई लेमडा लिख देते हैं। तो न्यू की जगह पे सी बाई, अगर यहां से सी बाई लेमडा हम रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि सी ओवर लेमडा ये इतने के इक्वल होगा, किसके, जेड स्क्वायर ई पावर 4m अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब, देख रहे हैं ना यहाँ एच क्यूब था, इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, तो यहां से आप ये देखेंगे कि 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब, और आप देखेंगे तो ये नीचे सी आके मल्टीप्लाई होगा, ये 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये लेमडा का रेसिप्रोकल, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछी गई है। कट रहा है क्या, दिख रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक टर्म होता है वेव नंबर, वेव नंबर एक होता है, और जो वेव नंबर होता है, ये नंबर ऑफ वेव को अगर ये 1 अपॉन लेमडा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द, इसको वेव नंबर कहते हैं। कभी कभी इसको ये न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं कि न्यू बार जो होगा वो 1 अपॉन लेमडा या वेव नंबर होगा, ऐसा। तो इतने को वेव नंबर भी हम कह सकते हैं। देन वेव नंबर जो होगा न्यू बार, ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर ई पावर 4 m अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसको आप एक बार अगर सही से सीख लेंगे कि ये निकाला कैसे जाता है, सबका अल्टीमेटली मतलब क्या होता है, तो कोई भी इक्वेशन और कोई भी फॉर्मेट बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। आपके बुक में बहुत सारी चीजें इनमें से नहीं दी हैं, लेकिन पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, या एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो यह चीज आप थॉरली नहीं जानेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। तो ये टर्म वेव नंबर है, आपको ये ध्यान रखना है। हो गया, चलिए इसके बाद इसको अगर हम और आगे बढ़ाते हैं, यहीं से आपका बोर का जो कॉन्सेप्ट है, पोस्टुलेट है, वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए उन्होंने बताया, वो यहां से हम बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 अपॉन लेमडा जो है वो किसके इक्वल है,
ये है आपका जेड स्क्वायर ई पावर 4m अपान 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर, ऐसा। इसके बाद अगर हम लेमडा 1 अपान लेमडा की बात करते हैं तो ये होता है आपका आर सी जेड स्क्वायर, ऐसा आर सी जेड स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ r कैसे आ गया, तो r की वैल्यू इसमें से कुछ रही होगी, उसकी जगह इतनी की जगह पे हमने r रखा होगा, क्या समझ रहे हैं? अरे इतने की जगह पर हमने क्या रखा होगा, r रखा होगा, तब तो ये आर सी जेड स्क्वायर यहां से आया होगा। इसी r को हम क्या बोलते हैं, ये है रिडबर्ग कांस्टेंट, और इस r को अगर हम लिखें तो यहां से r क्या होना चाहिए कि यहाँ आर सी और जेड स्क्वायर बने। तो आप बोलेंगे एक तो अगर हम इतने में ध्यान से देखें तो c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें पहले इतनी वैल्यू में, अरे इसी में से हमको सब ढूंढना है। तो अगर इस वैल्यू को आप देखते हैं कि ये क्या है, जेड स्क्वायर है, ई पावर 4 है, m है, अपान में क्या है 8 है, इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, h का क्यूब है, c है, ठीक है। इसमें से हमने क्या करा कि जेड स्क्वायर को अलग कर दिया, क्लियर। और अगर हम इसमें c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो आई थिंक कोई फर्क इसमें पड़ेगा नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे कि हमने c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जेड स्क्वायर ई पावर 4 m इंटू में यहां c अपान 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब, और ये क्या हो जाएगा c का स्क्वायर, और इतनी वैल्यू को ही तो हमने क्या लिखा है, r लिखा है, समझ रहे हो। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि r, और ये अगर आर सी जेड स्क्वायर है यहां से, तो आप ये देखेंगे कि r का मतलब यहां से क्या है, अगर c जेड स्क्वायर को इससे कैंसिल किया, c को इससे, तो r की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहां से आपको समझ में आ रही होगी कि r की जो वैल्यू आएगी या रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी, इट विल बी e पावर 4 m अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c स्क्वायर, h क्यूब c स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, क्लियर। अब इस एनर्जी को या इस एनर्जी डिफरेंस को हम किसके लिए देखते हैं, अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करते हैं तो ये एनर्जी क्या आएगी, हम उसका डिस्कशन करेंगे इसके बाद, नोट करिए इसको। हो गया। इसके बाद अगर इसको हम हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन के लिए करते हैं, तो आप एक चीज यहां से ये जान पाएंगे कि चाहे वो एनर्जी का डिफरेंस हो या कुछ भी हो, वहां पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जो जेड की वैल्यू होगी फॉर हाइड्रोजन एटम, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1। और जब z की वैल्यू 1 होगी तो आप देखेंगे जो एनर्जी अभी मैंने बताई थी शुरू में, ये था माइनस जेड स्क्वायर ई पावर 4m अपान 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। अभी डिफरेंस की बात नहीं करें, जब शुरू में हाइट हमने इसकी बात करी थी, तो आप देखेंगे कि एनर्जी जो आएगी वो क्या आ जाएगी। अभी एनर्जी डिफरेंस और एचडी और लेमडा की बात तो करेंगे।
तो ये अल्टीमेटली एनर्जी जेड की वैल्यू को हम 1 रख देंगे, तो ये सीधे सीधे किसके इक्वल आ जाएगी, e की पावर 4 m अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये और इसमें भी अगर n इज इक्वल टू 1 लिख दें, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम है और सेल कौन सी है, पहली सेल है, तो ये जो एनर्जी होगी, ये जो रिजल्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइनस e पावर 4 m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, n की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू MKS में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या रखना पड़ेगा मैं बता दे रहा हूं, आप एक बार कैलकुलेट करके चेक करिएगा। और इसकी वैल्यू हम आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो बताएंगे, तो माइनस E को रखेंगे आप 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस ऑफ 19 पे पावर 4 इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तकरीबन 3.1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर शायद माइनस ऑफ 27 kg होता है ऐसे, अपान में 8, और इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू शायद 8.6 समथिंग करके, ये भी 10 की पावर 18 के ऑर्डर में होती है, और प्लांक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू रखेंगे, और ये सब वैल्यू रख के आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो MKS में कुछ वैल्यू आएगी जो इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी और ये जूल में होगी। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं तो यही वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आती है वो होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादा एग्जाम में पूछता है। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या पहली सेल या हाइड्रोजन के लिए ना। तो इतना कर लीजिए, फिर बचा हुआ नेक्स्ट टाइम पढ़ाते हैं इसको।